नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संपूर्ण हिंदी से संबंधित सारे टॉपिक को चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेस्ट हो सकता है, चाहे आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, साथ ही साथ अगर आप एसएससी जीडी, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ कांस्टेबल, बीएसएफ ट्रेडमैन आदि जिनमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए यह आपके लिए वीडियो बेस्ट हो सकता है। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए वर्णमाला से संबंधित हम लोग पहले कुछ जानते हैं। वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें ध्वनि आवृत्ति का सूचक जो कि प्लुत स्वर है। ध्वनि प्लुत स्वर क्या है? तो यह ध्वनि आवृत्ति का सूचक है। नेक्स्ट है, इसमें भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है? तो वाक्य कहा जाता है। भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहा जाता है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं, और वही वर्ण है जिसका व्यवस्थित क्रम जो होता है वह मिलकर वर्णमाला का निर्माण करता है। इसी तरह भाषा की सार्थक इकाई वाक्य हो गया। आइए अब हम लोग वर्ण और अक्षर में अंतर को जानेंगे। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? तो वर्ण जो होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ये सभी जो होता है वर्ण होता है। वर्ण जो होता है से यह अक्षर से मिलकर बना होता है, पर अक्षर वर्ण जो होता है से अक्षर से मिलकर बना होता है, और वर्ण को तोड़ने पर अक्षर का निर्माण होता है और अक्षर मिलकर वर्ण का निर्माण करता है। जैसे अक्षर हो गया, तो जैसे अक्षर क जो हुआ से वर्ण होता था। क वर्ण है जो आधा क यानी क हलन और अ पूरा अ, यह आधा क और अ से मिलकर क बनता है। इसी तरह क यह अक्षर हो गया। तो अक्षर जो होता है सो वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को जितना तोड़ दीजिएगा ना, तो तोड़ने के बाद जो सबसे छोटा रूप प्राप्त होता है वही अक्षर कहलाता है। और कई अक्षर को मिलाकर एक वर्ण का निर्माण होता है। जिसी तरह अगर ख जो होता है, तो ख का निर्माण जब होगा तो ख का निर्माण जो होता है आधा ख और अ से मिलकर ख का निर्माण होगा। इसी तरह अगर वर्णों का जो खंडन होता है उसको अक्षर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णों का खंडन को क्या कहते हैं, तो अक्षर कहा जाता है। अब आइए वर्णमाला को हम लोग देखते हैं। वर्णमाला जो होती है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बाकी वर्ण जो होता है उसका सार्थक समूह होना चाहिए। और वर्णमाला की कुल संख्या, हिंदी में वर्णमाला की कुल संख्या 52 होती है। वर्णमाला को स्वर और व्यंजन वर्ण में विभक्त किया गया है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब देखिए कि स्वर जो होता है कौन कौन सा टाइप होता है स्वर का। तो स्वर जो होता है, स्वर का 3 भाग होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसी तरह व्यंजन की संख्या जो टोटल 33 है, इसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन शामिल होता है। टोटल वर्ण 52 होता है। स्वर वर्ण की संख्या 11, व्यंजन वर्ण की संख्या 33। स्वर वर्ण के 3 भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन आती है। अब देखिए जो स्वर है, तो स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे। उच्चारण के स्थान पर स्वरों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। जिसे मात्रा के आधार पर स्वर का उच्चारण। तो मात्रा के आधार पर स्वर को 3 भाग में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व स्वर जिसमें अल्प मात्रा में हवा यानी श्वास मुंह से निकलता है, उस ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना श्वास निकलता है, यानी दोगुना समय भी लगता है। अल्प ह्रस्व स्वर के उच्चारण में
कम समय लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में उससे 2 गुना समय लगता है, और प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। अब जैसे ह्रस्व स्वर है, इसकी संख्या 4 होती है। अ, हर्षई, हर्षऊ और री जो कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। टोटल स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें 4 ह्रस्व स्वर होगा, 7 दीर्घ स्वर होता है। 7 दीर्घ स्वर में होता है, जिसमें आ, दीर्घई और दीर्घऊ, ये जो कि मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। मूल दीर्घ स्वर, टोटल दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, टोटल दीर्घ स्वर जो होती है इसकी संख्या 7 होती है। इसमें से 3 जो होता है से मूल दीर्घ स्वर होता है, और बाकी 4 जो हुआ यह संयुक्त दीर्घ स्वर होती है। संयुक्त दीर्घ स्वर के अंतर्गत ए, ऐ, ओ और औ आती है। ह्रस्व स्वर अ, हर्षई, हर्षऊ और री। इसी तरह दीर्घ स्वर के 7 संख्या 7 होती है। इसमें से मूल दीर्घ स्वर 3 होती है, आ, दीर्घई, दीर्घऊ और ए, ऐ, ओ, औ, ए जो कि संयुक्त दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर जो कि हिंदी में इसका यूज बहुत कम ही होता है, ना की जगह पर होता है। यह केवल पढ़ने के लिए है, इसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अब आपसे पूछा जाएगा कि स्वर जो होता है जीभ के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो जीभ के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीभ के आधार पर स्वर को 3 भागों में अग्र, मध्य और पश्च होता है। अग्र स्वर के अंतर्गत ई, ए, ऐ। जैसे देखिए, इस अग्र हो गया ई और ए और ऐ, ये जो कि अग्र स्वर होगा। मध्य स्वर अ जो होता है मध्य स्वर अ। अब जैसे देखिए आ, उ, हर्षऊ, दीर्घऊ, ओ और औ, ये जो कि पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इसको सिंपल से आप याद रखिएगा। अ जो हो गया सो मध्य स्वर हो गया। अब अ जो होता है और ई जो अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो अ और ई के मिलने से ए, अब अ और ए के मिलने से ए बनता है। इसी तरह आप देखिए कि इसका निर्माण जो हुआ है, यह जो कि अग्र स्वर के अंतर्गत आता है। इसी तरह आ, उ, दीर्घऊ और इसके साथ मिलकर जो इसका निर्माण हुआ है, ये पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। जिसको आप लोग सिंपल से ध्यान रखिएगा, दोनों ई के साथ ए, ऐ अग्र स्वर के अंतर्गत आती है, अ मध्य स्वर के अंतर्गत आती है, और आ दोनों उ, ओ, औ पश्च स्वर के अंतर्गत आती है। यह जीभ के आधार पर स्वर को 3 भागों में अग्र, मध्य और पश्च बांटा गया है। नेक्स्ट है, इसमें मुख खुलने के आधार पर स्वर का भेद होता है। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर के कुल 4 भेद होते हैं, जिसमें विपरीत, अर्ध विपरीत, समृत और अर्धसमृत स्वर आते हैं। विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर, समृत स्वर और अर्धसमृत स्वर जो कि मुख खुलने के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। विपरीत मतलब ओपन यानी मुंह खुला, अर्ध विपरीत मतलब हाफ ओपन, इसी तरह समृत मने बंद, समृत मने बंद, विपरीत मने खुला। अर्धसमृत मने अर्धसमृत जब रहे तो इसमें हाफ क्लोज यानी आधा बंद, अर्धसमृत में आधा बंद, समृत में पूरा बंद, विपरीत में पूरा खुला, अर्धविपरीत में आधा खुला, समृत में बंद, अर्धसमृत में हाफ क्लोज। अब अगर विपरीत कहे तो विपरीत माने ओपन यानी पूरा मुंह खुल जाता है विपरीत स्वर में। यह मुंह खुलने के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर, समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर। विपरीत स्वर में पूरा मुंह खुल जाता है, जैसे आ केवल होता है विपरीत स्वर के अंतर्गत आती है। विपरीत स्वर की संख्या 1 ही होती है, आ जो होता है विपरीत स्वर में आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर पूछे अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत क्या होती है, तो अर्ध विपरीत स्वर में हाफ ओपन यानी कम, आधा मुंह खुले, आधा मुंह खुले, जिसमें अ, ए, जिसे अ हो गया, ऐ और औ, ये जो कि अर्ध विपरीत में आएगा यानी ओपन खुला रहेगा, बाकी आधा खुला रहेगा। जैसे आ में हो गया पूरा खुल गया, तो अ में कम खुलेगा, ऐ और औ इसमें भी कम खुलता है। तो इसकी संख्या 3 होती है। अर्ध विपरीत की संख्या 3 होती है और विपरीत की संख्या 1 होती है। केवल विपरीत में अ आता है। अर्ध विपरीत की संख्या 3 होती है, इसमें आ नहीं अ आएगा, अ, ऐ और औ आता है। इसी तरह आप समृत देखेंगे। समृत स्वर होता है
समृद्ध स्वर जो होता है इसमें क्लोज रहता है, यानी मुख द्वार लगभग बंद सा हो। दोनों ई दोनों ऊ समृद्ध में आता है, समृद्ध मुंह बंद, ई ओ दोनों समृद्ध में आता है, यानी मुंह लगभग बंद होता है। अब असमृद्ध अगर पूछे तो इसमें हाफ क्लोज यानी आधा बंद होता है। मुंह जो होता है इसे आधा बंद होता है, जैसे लगभग आधा बंद होता है, जिसमें इसमें अब कौन बच गया तो ए और ओ जो होता है असमृद्ध होता है। तो चारों को आप लोग ध्यान रखिएगा। मुख खुलने के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है, विवृत स्वर, अविवृत स्वर, समृद्ध स्वर, असमृद्ध स्वर। अब जैसे विवृत स्वर में होता है, विवृत मतलब खुला, यानी पूरा खुला रहेगा मुंह, इसकी संख्या 1 होती है। जैसे आ जो है विवृत हो गया। इसी तरह अर्धविवृत में होता है पूरा मुंह नहीं खुला होता है, आधा मुंह खुला होता है। अर्धविवृत स्वर होता है, इसमें आ नहीं अ के लिया जाएगा, यानी अ और ए और औ के लिया जाएगा, अ ए औ, जो कि अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। इसी तरह अगर समृद्ध स्वर, तीसरा जो हुआ समृद्ध स्वर हुआ, तो समृद्ध स्वर में होता है मुंह लगभग बंद होता है। समृद्ध स्वर में दोनों ई दोनों ऊ, ई ऊ जो ना समृद्ध स्वर में आता है। इसी तरह असमृद्ध स्वर में लगभग आधा मुंह बंद होता है। इसमें होता है, इसकी संख्या 2 ही होती है, असमृद्ध स्वर की संख्या 2 होती है। इसमें ए और ओ को शामिल किया गया है। इसी तरह ए जो कि हुआ अर्ध समृद्ध हुआ, ए हुआ असमृद्ध, तो अ होगा अर्धविवृत। अगर इसी तरह ओ हो गया असमृद्ध तो औ हो गया अर्धविवृत। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा सारा स्वर को। अब ये नेक्स्ट है ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो ओठ की स्थिति चौथा इसमें पढ़ना है, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर का विभाजन। तो ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, आवृत मुखी, अवृत मुखी, आवृत मुखी, अवृत मुखी। आवृत मुखी में हो गया आ दोनों ई के साथ ए और अ, जो कि आवृत मुखी। अवृत मुखी में दोनों ऊ के साथ ओ औ, यानी ऊ ओ औ, जो कि वृत मुखी के अंतर्गत आती है। वृत मुखी की संख्या 4 है, आवृत मुखी की संख्या 7 हो जाएगी। आवृत मुखी की संख्या 7 नहीं, यहाँ पे 6 है, री को हटा दिया गया है, तो री जो है इसको काउंट नहीं किया जाता है। तो आवृत मुखी की संख्या 4 और 6 हो गया आवृत मुखी की संख्या। दोनों ऊ के साथ ओ और औ वृत मुखी आ गया, आ दोनों ई के साथ ए और अ, जो कि आपको आवृत मुखी के अंतर्गत आएगा। इसको सिंपल से याद रखने के लिए आप लोग एक कंसेप्ट सुनिए। जैसे देखिए कि अ और ई मिलकर ए बनता है ना, यानी समझिए कि ये तीनों जब मिलने वाला बात हुआ, अ ई ए मिलकर बना। इसी तरह आ ई, यानी समझ इस संयुक्त रूप में लगभग इसको मान लीजिए अ जोड़ ई से ए बनता है, तो इसके साथ यानी ए दोनों ई और आ ये सब जो कि आवृत मुखी हुआ। और ऊ हुआ ऊ के अगर जिसके साथ संयुक्त निर्माण से ओ और औ का निर्माण होता है, तो इसीलिए दोनों ऊ ओ और औ जो कि वृत मुखी के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से आप लोग सिंपल से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 5वां जो है से नाक के आधार पर स्वर का विभाजन। नासिका के आधार पर स्वर को विभाजन 2 भागों में किया जाता है, जिसमें अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक और निर्नुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक में चंद्रबिंदी वाला आता है, अनुनासिक यानी अनुस्वार, जैसे अ के ऊपर चंद्रबिंदी, या के ऊपर चंद्रबिंदी, ई के ऊपर चंद्र, जितना भी चंद्रबिंदी लगेगा वो अनुस्वार के अंतर्गत आता है। अनुनासिक के अंतर्गत जितना भी चंद्रबिंदी नहीं लगेगा वह अनुनासिक के अंतर्गत आता है। तो नाक के आधार पर स्वर को 2 भागों में अनुनासिक और निर्नुनासिक बांटा गया है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके अलावा 2 और स्वर है, जिसको लगभग स्वर की गिनती से छांट दिया गया है। स्वर की संख्या कुल 11 ही होती है, बाकी ये अन और अह जो कि आता है इसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह अगर पूछे कि इनमें से कौन सा है, तो अन और अ जो कि अयोगवाह के अंतर्गत आता है। अन को अनुस्वार कहा जाता है और अह को विसर्ग कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सारे स्वरों को सघोष ध्वनि कहते हैं। जितना भी सारे स्वर है वो सघोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। सारे स्वर है यह सघोष के अंतर्गत आती है। अब देखिए स्वर को अन्य तरीका से भी वर्गीकरण किया जाता है। कुछ अन्य तरीका से स्वर को, जैसे कंठ, तालु, दंत, मूर्धा,
ओष्ठ इस तरह से विभाजन किया गया है। तो जिसे कंठ के अंतर्गत अ आ विसर्ग जो कि कंठ के अंतर्गत आता है। इसी तरह दोनों ई तालु। इसी तरह री है जो कि मूर्धा के अंतर्गत आता है। इसी तरह ओ और ओ जो कि कंठोष्ठ के अंतर्गत आता है। और ए जो कि ए तो इसको कहा जाता है, यह कंठ तालु के अंतर्गत आता है। ओ और औ को ओ दो तो कहा जाता है, ए और ए को ए दैतो कहा जाता है। तो ए दैतो है जो कंठ तालु के अंतर्गत आती है, ओ दैतो है जो कि कंठोष्ठ के अंतर्गत आती है। आप लोग सिंपल सी याद रखिएगा। सिंपल सी याद रखने का एक तरीका और बता रहे हैं, ए और ओ औ को किस तरह से आप याद रखिएगा। तो जैसे देखिए ए का निर्माण किस तरह से होता है, तो अ और ई से, अ और ई के मिलने से ए का निर्माण होता है। तो देखिए कि अ का निर्माण कंठ से हुआ है और ई का निर्माण तालु से हुआ है। इसी तरह इन दोनों के मिलने से ए का निर्माण जो हुआ है, तो कंठ और तालु यानी दोनों के मिलने से निर्माण हुआ है। इसलिए ए यानी ए दैतो का निर्माण कंठ तालु से हुआ है। इसी तरह अ का निर्माण जो कि कंठ से हुआ है और ओ का निर्माण ओठ से हुआ है। तो इसी तरह ओ का निर्माण कंठोष्ठ से हुआ है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोनों उ जो होता है इसका निर्माण ओष्ठ से होता है। उ यानी इसका निर्माण ओष्ठ से याद रखिएगा, दोनों उ का निर्माण ओष्ठ से होता है। तो स्वरों का वर्गीकरण आप लोग देख लिए। अब आइए व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे। जिसे व्यंजन होता है, व्यंजन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। आप लोग देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन होता है। तो आइए इसका अब व्यंजनों का वर्गीकरण विस्तार से यहाँ बारी बारी से देखिए। विसर्ग के प्रकार में जैसे विसर्ग को विभाजन किया गया है, सबसे पहले आप देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ। यह किस तरह से विभाजित किया गया है, तो उसको आप लोग हम सूत्र के माध्यम से भी याद करने के लिए एक ट्रिक देंगे। जैसे देखिए कंठ में क वर्ग के साथ ह जो होता है विसर्ग में जो होता है, ऐसे कंठ वर्ग के साथ ह जो होता है विसर्ग के अंतर्गत आता है। व्यंजन का क वर्ग के साथ ह जो आता है यह कंठ में आता है। अब जिसे इसको सूत्र में याद करेंगे, जैसे कंठ में तो स्वर के भी कुछ आते हैं और व्यंजन के भी आते हैं, तो उसको किस तरह से याद रखिएगा। तो इसको याद रखने के लिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। जैसे आ, क वर्ग, ह, विसर्ग, ये सभी कंठ के अंतर्गत, कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह च वर्ग के साथ य और तलावी स जो कि तालु के अंतर्गत आते हैं। च वर्ग के साथ य और तलावी स तालु के अंतर्गत आते हैं। इसको याद रखने के लिए सूत्र हम जो बनाए हैं इसमें इचु यसाना तालु, इचु यसाना तालु, इसको ध्यान रखिएगा। इचु यसाना तालु, ई से यानी दोनों ई, च वर्ग, य, तलावी स, ये सभी तालु के अंतर्गत आते हैं। दोनों ई यानी स्वर का दोनों ई होता है। व्यंजन का च वर्ग के साथ य और तलावी स, ये सभी तालु के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें थर्ड है मूर्धा, यानी ट वर्ग के साथ र और मूर्धनी स मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। ट वर्ग के साथ र और मूर्धनी स मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। अब इसको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। इस ट्रिक को जैसे ऋतु रसा नाम मूर्धा, इसको याद रखिएगा। सूत्र है ऋतु रसा नाम मूर्धा। री यानी जिसे इसमें देखिए री से यानी र के साथ जो कि री स्वर के री, स्वर में जो स्वर की संख्या जो 11 होती है उसमें री जो है इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। री के साथ री यानी स्वर का री, ट वर्ग इसके साथ र और मूर्धनी स, इसका निर्माण जो कि मूर्धा से हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें है कि दंत यानी त वर्ग के साथ दंती स और ल और दंती स का निर्माण दंत से हुआ है। अब इसको याद रखने के लिए एक हमने ट्रिक बनाया है। ट्रिक बनाने से पहले हम आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जहाँ यहाँ पे देखिए आप य से स्टार्ट कीजिए, तो यह जो है से तालु के अंतर्गत, उसके बाद र आता है से मूर्धा के अंतर्गत, तालु मूर्धा, उसके बाद दंत आता है, तो दंत के साथ ल आता है। अब ल के साथ जैसे तीनों स हुआ, तो य के साथ तलावी स, र के साथ मूर्धनी स और ल के साथ दंती स को आप लोग जोड़ करके इस तरह से याद रखिएगा। और ह जो होता है कंठ के अंतर्गत आते हैं।
अब इसमें जो ट्रिक हम लोग दंत का जो ट्रिक देखेंगे, इसको लिरितु लसा नाम दंत, लिरितु लसा नाम दंत होता है। जैसे इसमें लिरी ल, त वर्ग, ल, दंती स, ये सभी जो कि दंत के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह ओष्ठ प वर्ग है जो ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। तो इसका हम लोग एक सूत्र के अंतर्गत देखेंगे। इसका सूत्र हुआ उपुप ध्वनियाँ ओठो, उपुप ध्वनि यानी दोनों उ के साथ प वर्ग जो कि ओठ के अंतर्गत आती है। इसी तरह दंतोष्ठ, तो दंतोष्ठ जो कि व फ, व और फ जो कि दंतोष्ठ के अंतर्गत आती है। इसी तरह इसका ट्रिक दंतोष्ठ का हम लोग ट्रिक देखेंगे तो वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। तो यहाँ पे आप लोग स्पर्श व्यंजन, जो कि व्यंजन के 3 टाइप होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल 25 होती है। तो 25 के आप लोग यहाँ पे याद रख लिए, 25 को उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ हुआ। अब आगे नेक्स्ट हम लोग है इसमें अंतस्थ व्यंजन को देखेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन इसका टाइप जो होता है इसमें अंतस्थ व्यंजन भी शामिल है। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व, य र ल व जो कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह इसमें अर्ध स्वर य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है, र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है और ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। व्यंजन को भी, अंतस्थ व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो अंतस्थ व्यंजन का 3 भाग कौन कौन होता है? अर्ध स्वर, लुंठित व्यंजन और पार्श्विक कहा जाता है। तो अंतस्थ स्वर के अंतर्गत य और व अंतस्थ के अंतर्गत आता है। अंतस्थ में टोटल 4 य व, य र ल व आता है। तो शुरू वाला यानी य और व जो कि अंतस्थ में अर्ध स्वर के अंतर्गत आ गया। इसी तरह जो र है इसको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है और ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। देखिए आप लोग लुंठित से ल को नहीं लगा दीजिएगा, लुंठित जो है वह र है। लुंठित अगर कहे तो यह ल को नहीं आप लोग को करना है, लुंठित है से र को करना है और पार्श्विक के अंतर्गत ला आता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। और थर्ड टाइप, आप लोग व्यंजन के 3 टाइप आप लोग को हम लोग शुरू में ही बताए थे कि अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और स्पर्श व्यंजन होता है। तो स्पर्श व्यंजन को हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर देख लिए, अंतस्थ व्यंजन को भी देख लिए। अब आइए देखते हैं उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इसकी संख्या 4 होती है। तीनों स के साथ ह, तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स के साथ ह जो कि उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए उष्ण व्यंजन के अंतर्गत हम लोग उच्छित व्यंजन यानी द्विगुण व्यंजन, जिसका 2 गुण होता है उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो उच्छित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन जिसका 2 गुण होता है, जैसे ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, यह दोनों जो कि उच्छित या द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह आगत या गृहीत ध्वनि, आगत और गृहीत ध्वनि का है। तो आगत के अंतर्गत जिसे क ख ग ज फ, क ख ग ज फ, ये सभी आगत या गृहीत ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, स के नीचे बिंदी होगा, क के नीचे बिंदी, ख के नीचे बिंदी, ग के नीचे बिंदी, ज के नीचे बिंदी और फ के नीचे बिंदी होता है। इसकी संख्या 5 होती है। आगत ध्वनि के अंतर्गत क ख ग ज फ यानी सब के नीचे बिंदी होता है, जो कि इसे आगत या गृहीत ध्वनि कहा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें स्पर्श ध्वनि। तो च वर्ग है, च वर्ग है, उसको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी किसे कहा जाता है? देखिए संघर्षी के अंतर्गत तीनों स के साथ ह तो देखिए लिए, बाकी च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। स्पर्श के अंतर्गत च आता है और संघर्षी के अंतर्गत यानी च वर्ग है इसको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 3 है। कैसे? संयुक्त स्वर की संख्या है ए, ऐ, ओ और औ, उसकी संख्या 4 थी। इसी तरह संयुक्त व्यंजन की संख्या 3 है। छ, त्र, ज्ञ और एक स्र भी होता है, इसकी भी संख्या 4 होती है। तो छ का निर्माण क और मूर्धन्य स के साथ हुआ, क और मूर्धन्य स के साथ छ। इसी तरह त्र, त और र के साथ, इसी तरह ज्ञ का ज और य से मिलकर निर्माण होता है। संयोगी छ के साथ क का निर्माण होकर जो कि छ का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट है
वात्सर्य, वात्सर्य व्यंजन वात्सर्य के अंतर्गत है र, ल, स और न, ये चार है जो कि वात्सर्य के अंतर्गत आता है। इसको याद रखिएगा, र, ल, दंती स और न, ये वात्सर्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अघोष। अघोष के अंतर्गत एक दू के साथ तीनों स, एक दू के साथ तीनों स अघोष के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें स लगा है अघोष में, स और सघोष में भी स लगा है। बाकी सघोष बाद के तीन होता है, सघोष 3 4 5 जो कि सघोष के साथ अंतस्थ, और सारे स्वर सघोष के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह ह और उत्छित, उत्छित जो कि ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, ये सभी सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, अघोष के अंतर्गत एक दू के साथ तीनों स आता है केवल, इसको ध्यान रखिएगा। और सघोष के अंतर्गत 3 4 5 यानी प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण के साथ अंतस्थ यानी य, र, ल, व के साथ सारे स्वर सघोष के साथ ह और उच्छित के ड और ढ आते हैं। अब है अल्परान और महापरान। अल्परान में कम मात्रा में श्वास निकलती है, महापरान में ज़्यादा निकलती है। अल्परान होता है से 1, 3 और 5 प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तीसरा एवं 5वें वर्ण अल्परान के अंतर्गत आते हैं। अल्परान के साथ अंतस्थ यानी य, र, ल, व जो कि अल्परान के ही अंतर्गत आते हैं। और ड के नीचे बिंदी जो होता है से अल्परान के अंतर्गत आते हैं। और ढ के नीचे बिंदी पूछे, ड और ढ जो कि आगत वर्ण है, तो इसमें ड जो होता है से अल्परान में, ड के नीचे बिंदी अल्परान के अंतर्गत आ जाती है और ढ के नीचे बिंदी महापरान के अंतर्गत आ जाती है। महापरान में एक दू वर्ग के वर्ण के साथ तीनों स के साथ ह। महापरान में, महापरान उसमें सांस अधिक निकला तो इसमें उष्ण व्यंजन आ गया, पहला और दूसरा वर्ण आ गया, और उसके साथ ढ के नीचे बिंदी आ गया। अल्परान के साथ पहला, तीसरा, 5वां वर्ण के साथ अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व के साथ ड के नीचे बिंदी यानी आगत व्यंजन के अंतर्गत जो ड के नीचे बिंदी आती है, यह अल्परान में आती है। अब एक है जिसको कहा जाता है स्वतंत्र मुखी। स्वतंत्र मुखी यानी काकल्य, ह जो होता है इसे स्वतंत्र मुखी के साथ साथ काकल्य भी कहा जाता है। काकल्य वर्ण ह को कहा जाता है, स्वतंत्र मुखी भी ह को कहा जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वर्णमाला से संबंधित सारा टॉपिक को चर्चा कर लिए। अब आइए नेक्स्ट हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द और शब्द के भेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। हिंदी में शब्द के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में शब्द के 2 भेद होते हैं और शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। शब्द के भेद, सार्थक शब्द होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है और शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द होता है जिन शब्दों का अर्थ हो, जैसे घर, नगर, घर का भी अर्थ होता है, घर किसको कहा जाता है, नगर किसको कहा जाता है, इसका अर्थ है, इसे सार्थक शब्द हुआ। और निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ न हो, जिस शब्द का कोई अर्थ न हो उसे निरर्थक, जैसे फटाफट, टन, सन, इस सब का अर्थ क्या होगा? टन बोल दिए, इसका अर्थ क्या होगा? कोई अर्थ नहीं निकला, या निरर्थक शब्द हो गया। अभी इसी तरह हिंदी शब्दों का वर्गीकरण देखिए। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में, कौन कौन? तो उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर। हिंदी में शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति का है, बनावट का है या रचना का है, तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी व्युत्पत्ति, बनावट, रचना के आधार पर। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विदेशज का मतलब आगत भी कहा गया है। तो हिंदी के वर्णों को 4 भागों में पहले बांटा गया है। पहले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये जो कि उत्पत्ति के आधार पर होता है। इसी तरह अगर बनावट पर कहे, व्युत्पत्ति, बनावट और रचना के आधार पर कहे तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 भागों में बांटा गया है। इसी तरह अर्थ के आधार पर कहे तो अर्थ के आधार पर इसे कई भाग में बांटा गया है। तो अर्थ के आधार पर हम लोग देखेंगे। अर्थ के आधार पर सबसे पहले वाचक यानी अभिधा, दूसरा लक्षणा, व्यंजना, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, ये सभी जो कि अर्थ के आधार पर बांटा गया है। इसी तरह रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी।
अब आयु उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखेंगे तो तत्सम तद्भवोद्देश्य भी ऐसे हो जाता है। तत्सम जो होता है ऐसे संस्कृत के शब्दों को ज्यों का त्यों प्रयोग हो, जब संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है तो वह तत्सम होगा। तद्भव क्या होगा, तो संस्कृत के शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर करके जब लिखा जाए तो वह तद्भव होता है। इसी तरह देशज जब हुआ, जिसका जन्म देश में हुआ है वह देशज के अंतर्गत आता होता है। और विदेशज का है तो विदेश के शब्द का प्रयोग, जिन शब्द का प्रयोग विदेश में हुआ है, जो शब्द विदेश का है उसका प्रयोग हमारे देश में अब होता है वह विदेश शब्द होगा। इसी तरह अब आइए इसमें देखेंगे व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्द का भेद। तब व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्द को पहले बांटा गया था, रूढ़ यौगिक योग रूढ़। तो रूढ़ जो होता है ऐसे जिन शब्दों का सार्थक खंड न हो, यानी जिसको तोड़े तो सार्थक खंड ही नहीं निकले, अर्थात जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो, जो होता है दो शब्द के मेल से नहीं बना हो। जैसे घर, घर को तोड़ेंगे तो कोई सार्थक शब्द नहीं निकलेगा। राम, इसको तोड़ेंगे तो कोई सार्थक शब्द नहीं होगा। चावल को तोड़ेंगे कोई सार्थक शब्द नहीं होगा। दाल होगा, ये सब जो कि रूढ़ के अंतर्गत आता है, इसको तोड़ेंगे तो कोई सार्थक खंड नहीं होगा इसका। अब इसी तरह यौगिक, यौगिक शब्द हुआ जो दो या दो से अधिक शब्दों का योग से बना हो। यौगिक हुआ, यौगिक का मतलब ही हुआ है कि यौगिक, इसको जोड़कर बनाया गया है, दो या दो से अधिक शब्द को जोड़कर बनाया गया है। जैसे विज्ञान, तब बी प्लस ज्ञान। इसमें देखिएगा कि उपसर्ग प्रत्यय प्रायः यौगिक शब्द के अंतर्गत ही आती है। जैसे विद्यालय, जैसे संधि विच्छेद जिसका हो जाए तो विद्याधनालय, विज्ञान, विद्याधन ज्ञान, विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, ये सभी यौगिक हो गया। यौगिक का मतलब ही हुआ कि दो या दो से अधिक को मिलाकर बनाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अब आइए योग रूढ़, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। योग रूढ़ हो गया कोई भी शब्द जो यौगिक हो परंतु वे समान अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ दे। जैसे देखिए योग रूढ़ शब्द होता है जो यौगिक ही जैसा ही होता है, बाकी वह इसका अर्थ समान अर्थ नहीं देगा, वो किसी विशेष अर्थ यानी किसी तीसरे को डिनोट करेगा। जो कि बहुव्रीहि समास आप पढ़े होंगे, तो बहुव्रीहि समास का सारा उदाहरण जो कि योग रूढ़ के अंतर्गत आती है। जैसे पीताम्बर, लंबोदर, नीलकंठ, दशरथ, दशानन, ये सभी जो होगा योग रूढ़ के अंतर्गत आता है। या बहुव्रीहि समास, जैसे लंबोदर हुआ तो लंबोदर अर्थात गणेश जी को, यानी किसी तीसरे व्यक्ति को, किसी तीसरे प्राणी को, किसी तीसरे जीव को डिनोट कर रहा था, यह योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा। जैसे दशरथ, जिसके पास दशरथ हो, जैसे दशानन अगर कहता है अर्थात रावण को डिनोट करता है, तो यह रावण को डिनोट कर रहा है या तीसरे को डिनोट कर रहा है, यह योग रूढ़। तो याद रखिएगा रूढ़ को खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। रूढ़ को अगर कोई सार्थक शब्द ही नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द हुआ जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, यानी जिसका संधि विच्छेद हो, उपसर्ग और प्रत्यय जैसा जो टूटकर बने वो यौगिक होगा। और योग रूढ़ जो होता है जिसमें जो प्रायः बहुव्रीहि समास आता है, यह जो होता है यौगिक के शब्द ही जैसा होता है, बाकी परंतु यह सामान्य अर्थ नहीं देता, यह किसी विशेष अर्थ दे, वह योग रूढ़ होगा। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण जो होता है योग रूढ़ कहलाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए अर्थ के आधार पर सबको हम लोग देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर सबसे पहले वाचक यानी अभिधा, जिस शब्द का सीधा सीधा अर्थ लिया जाए, अर्थात जो शब्द का अर्थ है वही समझा जाए, जैसे यह वाचक शब्द कहलाएगा। वाचक अभिधा, अभिधा जिस शब्द का सीधा सीधा अर्थ लिया जाए, अर्थात जो शब्द लिया जाए उसका अर्थ वही समझाए, किसी दूसरे को नहीं समझाया जाए। जैसे जितना भी रूढ़ था तो रूढ़ को हम लोग तोड़कर नहीं बना सकते थे, तो रूढ़ जो होता है वाचक शब्द के अंदर रहता है। जैसे घर, घर के मतलब सीधे वही समझेंगे, किसी दूसरा चीज़ को नहीं समझेंगे। नगर, सड़क, राम, मोहन, ये सभी वाचक यानी अभिधा शब्द होगा। जिस शब्द का सीधा सीधा अर्थ लिया जाए, अर्थात जो शब्द का अर्थ वही समझा जाए, जिसका अर्थ वही समझा जाएगा, वो वाचक शब्द कहलाएगा। अब जैसे यहाँ आया लाक्षिक यानी लक्षणा शब्द, वे शब्द जिसका सीधा अर्थ न लेकर किसी कारणवश दूसरा अर्थ लिया जाए। सीधा अर्थ, अगर सीधा अर्थ न लेकर के किसी दूसरा अर्थ लेंगे, अगर सीधा अर्थ लेंगे तो वाचक, और किसी दूसरा अर्थ लेंगे तो लाक्षणिक कहाएगा। अब जैसे देखिए किसी मूर्ख को हम कहें कि तुम
नीरे गधे हो। तो जैसे देखिए, अगर कोई इंसान को हम कहेंगे तुम नीचे गधे हो, तो इंसान का मतलब, जैसे गधा का मतलब वो जानवर का ही व्यवहार कर रहा है, बाकी वो इंसान है तो इंसान ही है ना, वो गधा तो होगा नहीं। तो इसमें यही कह रहा है कि अगर किसी मूर्ख को आप कहें कि तुम नीचे गधे हो, जैसे कहा कि यहाँ गधा शब्द का अर्थ होता है जानवर न लेकर के गधे के समान मूर्ख समझा जाता है, अर्थात गधा शब्द का यहाँ लक्षणा हुआ। लक्षणा जैसे जो कि लक्षणा तुम नीचे गधे हो या नीचे कैटेगरी का तुम गधा हो, तो इसका मतलब वो थोड़ा ना कि वो जानवर हो गया, जानवर वाला गधा हो गया, यानी गधा जैसा वो मूर्ख है, तो किसी और को अर्थ को डिनोट कर रहा है, तो यह जो कि हो गया लाछनी के अंतर्गत आ गया। तो वाचक शब्द और लक्षणा शब्द समझ गए हैं। तो वाचक में होता है कि जो सीधा सीधा अर्थ वही समझा जाए, किसी दूसरों को नहीं समझा जाए, और लक्षणा में होता है कि सीधा सीधा न समझकर किसी दूसरा को समझा जाए, तो वह लक्षणा होता है। अब जैसे व्यंजना हुआ, तीसरा जो होता है व्यंजना होता है, ऐसे शब्द जिनका न तो वाचक और न ही लक्षणा अर्थ दिया जाए, अर्थात व्यंजना दोनों से भिन्न होता है, लक्षणा और वाचक दोनों से होता है। वाचक में तो समझिए किए कि वाचक में सीधा सीधा वही अर्थ जो किसी दूसरा अर्थ को डिनोट नहीं करता है, लक्षणा में होता है किसी दूसरा को डिनोट करता है, सीधा सीधा अर्थ नहीं देता है। अब व्यंजना जो होता है ये दोनों से भिन्न होता है, न तो वाचक हो न ही लक्षणा हो, ये दोनों से भिन्न होता है। जैसे देखिए अब व्यंजना में चर्चा करेंगे। जैसे अगर कोई चोर अपने साथी से कहे, चोर के बात हो रहा है, चोर अगर अपने दोस्त से कहे कि रात कितनी अंधेरी है, रात कितनी अंधेरी है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि रात की विशेषता नहीं बताई जा रही है, रात की यहाँ विशेषता ये नहीं बताई जा रही कि रात अंधेरी है, बल्कि यहाँ यह बताया जा रहा है कि चोरी जो है, चोर जो होता है कह रहा है कि यह चोरी लायक शानदार रात है, तो इसीलिए यह जो कि हो गया आपको यहाँ व्यंजना हो गया। तो वाचक, लक्षणा और व्यंजना आप लोग समझ गए। हाँ, ये देखिए नोट में है, जैसे तीनों, जैसे व्यंजना, लक्षणा और वाचक। सबसे पहले वाचक देखें, उसके बाद लक्षणा देखें, उसके बाद व्यंजना देखें। तो ये सभी तीनों, जैसे तीनों को शब्द की शक्ति भी कहा जाता है, इन्हें शब्द की शक्ति किसे कहा जाता है, तब वाचक, लक्षणा और व्यंजना, लक्षणा, व्यंजना और वाचक को शब्द की शक्ति भी कहा जाता है। अब आइए कुछ अन्य भी है, अर्थ के आधार पर कुछ अन्य है, जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, ये सभी को भी देखना है। एकार्थी मतलब हुआ जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो, अनेकार्थी मतलब हुआ जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ हो, इसी तरह पर्यायवाची जो समान अर्थ दे, जैसे कोई भी चीज़ कहें वो उसका डिनोट एक ही चीज़ को डिनोट करे तो वो समानार्थी हो गया। इसी तरह विपरीतार्थक जो उल्टा अर्थ दे, यानी विपरीत अर्थ विपरीतार्थक हो गया। तो ये सभी अर्थ के आधार पर शब्द का आप लोग भेद देखें। वाचक, लक्षणा और व्यंजना का आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। वाचक हो के जो सीधा सीधा अर्थ वही थे, लक्षणा मतलब किसी दूसरे को डिनोट करे, जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देख रहे कि कह रहा है कि यह गधा है, मनुष्य को गधा लायक बता रहा है, सीधा सीधा जानवर के डिनोट नहीं कर रहा है, बाकी आदमी को उससे तुलना कर दे रहा है, तो यह लक्षणा हो गया। अब व्यंजना में आप लोग सीधे देखें कि यह इसमें बताया कि यह चोर अगर अपना दोस्त से बात कर रहा है कि ये देखिए ना कितना रात अंधेरा है, तो इसमें रात की विशेषता नहीं बताई जा रहा कि अंधेरी रात है, इसमें चोर जो है से अपने बारे में चर्चा करे कि चोराने लायक बहुत अच्छा रात है, तो यह जो कि व्यंजना के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट और 4 नंबर है जो कि रूपांतरण के आधार पर हम लोग देखेंगे। रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद होता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में मुख्यतः 4 गो आते हैं, संज्ञा, लिंग, वचन। जैसे देखिए विकारी शब्द जो होता है ना, उसको संज्ञा, लिंग और वचन के आधार पर मूल शब्द को रूपांतरण हो, संज्ञा, लिंग और वचन के आधार पर उसका लिंग का रूपांतरण, जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया जाएगा, तो वह जो कि विकारी शब्द कहेगा। और अविकारी यही हो जाता है कि लिंग, वचन और संज्ञा के आधार पर उसका परिवर्तन ना हो। विकारी शब्द के भेद होता है, जैसे विकारी के अंदर 4 भेद होता है। विकारी के मुख्यतः 4 भेद होता है। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो कि विकारी के अंतर्गत आता है। विकारी शब्द अब जैसे अविकारी होता है, एक विकारी और एक अविकारी। अविकारी के अंतर्गत आता है क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। ये देखिए विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। विकारी शब्द की संख्या 4 होती है। आप जानवे कि संज्ञा, लिंग और वचन के आधार पर विकारी शब्द को चेंज
किया जा सकता है और अविकारी शब्द को चेंज नहीं किया जा सकता है। अविकारी शब्द के भेद होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये सभी जो कि अविकारी के भेद आते हैं। जितना भी अविकारी शब्द यानी चारों जो अविकारी होता है, चारों अविकारी शब्द को अवयव शब्द कहा जाता है। अवयव शब्द के अंदर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक भी आता है। देखिए ये चारों आप लोग देखें, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये चारों जो कि है अवयव भी कहलाता है। अविकारी शब्द को अवयव भी कहा जाता है। अब आइए विकारी शब्द को बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? तो किसी का भी एक स्थिर नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में जैसे कुछ भी हो गया, नदी, तालाब, ब्रह्मपुत्र नदी, राम, लक्ष्मण, आदमी, लड़का, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब संज्ञा के भेद जो होता है, संज्ञा के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो संज्ञा के भेद होता है व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के भेद होता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता है। इसी तरह देखिएगा कि संज्ञा के भेद होता है, ये भी जो कि है व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता है। इसको आप लोग ख्याल रखिएगा। इसी तरह अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से जो कि व्यक्तिवाचक किसी वस्तु का नाम, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का खास नाम जो होगा वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। बाकी खास को डिनोट नहीं करेगा। अगर सार्वजनिक रूप से डिनोट करेगा तो वह जातिवाचक के अंतर्गत आता है। अब इसी तरह द्रववाचक जो कि होता है, तो द्रववाचक संज्ञा जो होता है ऐसे पदार्थ जिससे कोई वस्तु बनी हो, वह द्रव्यवाचक, जैसे सोना, चांदी, घी, धुआं, ये सब जो कि द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती है। अब समूहवाचक होता है तो समुदाय का बोध कराए, जैसे सेना मतलब बहुत सारा, सेना, सभा, गुच्छा, ये सभी जो कि समूहवाचक के अंतर्गत आता है। गुच्छा में बहुत सारा चाबी मिलकर बना होता है। सेना बहुत सारे आदमी मिलकर, सभा बहुत सारे लोग, ये सभी समूहवाचक के अंतर्गत आता है। अब भाववाचक, भाव जो कि गुण, किसी का गुण, भाव और दशा का बोध करे, किसी का मान, गुण और दशा का बोध करे, वो भाववाचक कहलाएगा। जैसे क्रोध, तो क्रोध को हम लोग देख नहीं सकते हैं, क्रोधित आदमी को देख सकते हैं, बाकी क्रोध नहीं देख सकते हैं। यह किसी को गुण, भाव और दशा को बता रहा है। जैसे इसका भाव, गुण क्या है, खिसियाने का यानी क्रोध कर रहा है, तो एक भाववाचक हो गया। जैसे मिठास, अगर मिठाई खाने जा रहे, मीठा लग रहा है, तो मिठाई हम लोग देखते हैं, मिठास को नहीं देख सकते हैं, यह भाववाचक अंतर्गत आता है। जैसे कालिया, काला आदमी को देखते हैं, वह कालिया को नहीं देख सकते हैं। इसी तरह यह भी भाववाचक आ गया। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरह से आप लोग संज्ञा देख लिए। अब आइए सर्वनाम को देखेंगे। तो सर्वनाम है संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग होता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। जैसे अगर राम के जगह पर अगर हम कर दें कि वह राम है, भले को ना दूर के कोई वस्तु कह रहे हैं कि वो राम राम राम, तो राम जो वह प्रयोग कर दिए तो वह जो कि हो गया सर्वनाम। जैसे मैं, मैंने, तुम, वह, ये सभी जो कि सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद के देखेंगे तो सर्वनाम के 6 भेद होता है। संज्ञा के 5 भेद और सर्वनाम के 6 भेद होता है। आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में आए। जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में जो शब्द आता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, इसके याद रखिएगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है। मैं जो होता है एक वचन है, हम जो कि बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तुम, आप, तूने, तुझे, तुझको, ये जो कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। तुम, आप के से और इससे जितना भी शब्द बनता है यह मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में यह, वह, वे, जैसे इंग्लिश में ही, सी, इट और दे आता ना है अन्य पुरुष में, इसी तरह यहाँ यह, वह, वे, ए, इन, उन, उनसे, ये सभी जो कि अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब सेकंड है इसमें निश्चयवाचक। पुरुषवाचक के संज्ञा के 3, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद देख लिए। अब उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, जो किसी वस्तु का निश्चयात्मक संकेत दें। यह सांप है, यह सैमा है, यह निश्चय, किसी को एकदम निश्चय माने खास चीज़ को करे, हाँ यह वही चीज़ है, यह निश्चय का बोध कराए, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कहेगा कि यह सांप है, तो सांपे के बारे में कह रहा है कि ये सांपे है, ये है, किसी दूसरे अनिश्चय की बात नहीं कर रहा है, निश्चय की बात कर रहा है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम साथ ही साथ देख लीजिए। जैसे अनिश्चयवाचक किसी वस्तु का या वस्तु का बोध न करके किसी दूसरे को कराएगा, अनिश्चय का बोध कराएगा। जैसे किसी को बुलाओ, तो किसी खास आदमी को तो बारे में कह नहीं, तो किसी को बुलाओ, अनिश्चय की बात कराएगा, कोई खास के ना अनगिनित के बोध कराएगा, किसी को बुला लो तो यह अनिश्चय हो गया।
इसी तरह अगर कहेगा कि घी में कुछ मिला हुआ है, इसमें अगर कहेगा, यह एग्जाम्पल सही से दिख नहीं रहा है, अगर एग्जाम्पल जैसे कहे कि हमें कुछ मिला, तो कोई चीज़ वस्तु के तो खास नाम नहीं पता चल रहा है, तो अनिश्चय का बोध करा रहा है। अगर ये कहे कि हमें सोना मिला, हमें अंगूठी मिला, ये निश्चय हो गया, बाकी हमें कुछ मिला तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम के भेद हो गया। तो जहाँ भी जब कुछ, कोई कुछ जो कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। निश्चय यह वह जो कि निश्चय, इसमें देखिए कि यह वह, यह और वह दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और इसी तरह चल गया ये संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, दो वस्तुओं के बीच के संबंध को जब दर्शाए, जैसे जो सो, जैसा वैसा, यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसी तरह प्रश्नवाचक, अगर किसी से प्रश्न पूछे, जैसे जिसे सर्वनाम का बोध हो, प्रश्नवाचक जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे। कौन, क्या, कहाँ, कैसे। कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। जो सो, जैसा वैसा संबंधवाचक होगा। अब जैसे नीचवाचक सर्वनाम देखिए, तो नीचवाचक सर्वनाम हुआ, तो नीचवाचक सर्वनाम जो होता है, इसमें होता है कि जिस सर्वनाम में कर्ता का बोध हो, जैसे देखना में खुद, अगर एग्जाम्पल पूछा, मैं आप ही चला जाऊंगा, जिसमें आपका बोध हो, मैं आप ही चला जाऊंगा, यानी खुद अपने बारे में बात करेगा, मैं खुद से चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, तो यह नीचवाचक सर्वनाम हुआ। तो संज्ञा और सर्वनाम को आप लोग देख लिए। अब आइए विशेषण को देखते हैं। तो विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण और विशेष क्या होता है? तो विशेषण जो होता है, जो शब्द विशेषता बताए, जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष कहा जाता है। विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष, और जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। विशेष जो होता है हमेशा संज्ञा सर्वनाम ही होता है, संज्ञा सर्वनाम को ही विशेष होगा। विशेषण जो होता है जैसे कह देगा काला, गोरा, अंधा, ये सब जो कि विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ आप लोग समझिए, जैसे कह रहे हैं कि गोरी नेहा हंसती है। गोरी नेहा, तो नेहा है जो कि यहाँ पे तो संज्ञा है, तो संज्ञा हमेशा विशेष से होता है। और नेहा कैसी है? तो नेहा जैसे गोरी है, नेहा कैसी है? तो नेहा गोरी है। तो गोरी जो हुआ से विशेषण हुआ, विशेषण गोरी हो गया, और संज्ञा के रूप में नेहा है, यह विशेष हो गया। तो ये इसमें विशेषण और विशेष को आप लोग इस तरह से पहचान सकते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 वाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक वाचक, ये सभी विशेषण के भेद होते हैं। अब आइए सर्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक भी कहा जाता है। तो सर्वनामिक विशेषण हुआ जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त हो। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह घर मेरा है, तो जैसे हमेशा देखिएगा कि सर्वनामिक विशेषण होता है, तो जो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आता है वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे देखिए यह घर मेरा है, तो घर जो कि संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले यह आ गया, यानी यह एक सर्वनाम है, तो यह सर्वनामिक विशेषण हुआ। इसी तरह वह किताब फटी है, तो किताब जो कि है संज्ञा है, और वह जो कि क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया, तो यह सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो गया। अब देखिए गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, जो शब्द किसका? संज्ञा या सर्वनाम के आकार, रंग, दशा का बोध कराए। संज्ञा सर्वनाम के ही देखिएगा, जैसे सर्वनामिक विशेषण हुआ तो उसमें भी संज्ञा से पहले जो सर्वनाम का प्रयोग होता है वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब जैसे गुणवाचक विशेषण क्या होगा? तो गुणवाचक विशेषण में होगा कि संज्ञा सर्वनाम के गुण धर्म आदि का, गुण धर्म, आकार, रंग, दशा आदि का बोध कराएगा, वह गुणवाचक विशेषण कहेगा। जैसे कह रहा है कि यह मेरी नई कुर्ती है, तो कुर्ती है जो कि इसमें संज्ञा है, तो कुर्ती से पहले देखिए नई, यह क्या, इसका गुण क्या बता रहा है कि नया है, नया, पुराना, ये सब गुण को बता रहा है, तो यह गुणवाचक विशेषण हुआ। नेक्स्ट इसमें है परिमाणवाचक, जो शब्द किसी वस्तु की परिमाण यानी नाप और तौल का बोध कराए वह परिणामवाचक विशेषण कहलाएगा।
अब जैसे देखिए परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जैसे हुए कि 4 सेर दूध, निश्चित हुआ कि 4, इसी तरह 10 किलो, 5 क्विंटल, ये सभी निश्चित का बोध हुआ, तो यह निश्चित परिमाणवाचक। अब जैसे देखिए अनिश्चित हुआ, तो अनिश्चित में होगा बहुत घी, थोड़ी दही, अधिक घी, तो अधिक घी जो कि अनिश्चित हो, अधिक कम, थोड़ा, बहुत, ये सभी अनिश्चित हुआ। निश्चित में होगा 4, 5, 6, 8, 10, 12, ये सब निश्चित का बोध हुआ। तो इस तरह से आप परिमाणवाचक देख लीजिए विशेषण। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जिससे वस्तु की संख्या का बोध हो, वस्तु की संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब संख्यावाचक विशेषण में भी कई प्रकार होते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। संख्यावाचक विशेषण में जैसे हुआ, संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और होता है प्रत्येकवाचक। तो 5 भेद हुआ। कौन कौन हुआ? गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण, गणना संख्यावाचक विशेषण, क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण, समुदाय और प्रत्येकवाचक। अब जैसे देखिए गणना में हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह गणनावाचक संख्यावाचक परिमाण विशेषण है। क्रमवाचक तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह क्रम का बोध हुआ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रमवाचक। 1, 2, 3, 4, 5 गणनावाचक। आवृत्तिवाचक में हो गया कि 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, जिसमें गुना लग गया, यह आवृत्तिवाचक हुआ। अब समुदायवाचक, समुदाय जिससे समुदाय का बोध कराए, जैसे 4 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, ये सभी समुदाय। गणनावाचक में 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्तिवाचक में 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, यह आवृत्तिवाचक हुआ। इसी तरह समुदायवाचक में 4, 5, 10, 2, 3, 8, 7, 6 एक साथ मैंने समुदाय का बोध करा रहा है। इसी तरह प्रत्येकवाचक में यानी हर एक का बोध करा है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, ये सभी जो कि संख्यावाचक के 5 भेद हुआ। संख्यावाचक के 5 भेद हुआ, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक में हर एक का बोध कराता है, समुदायवाचक में एक समुदाय का बोध कराता है, 4, 5, 8, 10। आवृत्तिवाचक में आवृत्ति का बोध कराता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। क्रमवाचक में क्रम का बोध कराता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी तरह गणनावाचक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी जो कि गणना का बोध कराता है। आइए नेक्स्ट हम लोग प्रविशेषण देखेंगे। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, जो शब्द जो होता है विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण से भी देखिए प्रविशेषण में ही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो तेज जो है से विशेषण है। अब विशेषण की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत तेज, यानी बहुत जो हो गया से प्रविशेषण हुआ। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है वह प्रविशेषण कहलाता है। जैसे सीता अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण है। अब विशेषण की विशेषता क्या बता रहा है? कि अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पे प्रविशेषण जो कि हो गया अत्यंत। यहाँ पे सीता संज्ञा हो गया, अत्यंत प्रविशेषण और विशेषण संज्ञा है। इसी तरह नेक्स्ट है, इसमें है विशेष विशेषण, उधे विशेषण। विशेषण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, उधे विशेषण और विशेष विशेषण। उधे विशेषण किसको कहेंगे या विशेष विशेषण किसे कहेंगे? तो उसको आइए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए इसमें है, जब विशेषण जो है विशेष से पहले आए तो विशेष विशेषण कहलाता है। पहले विशेष आएगा विशेषण से पहले, यानी विशेष विशेषण। विशेष विशेषण, विशेष पहले आए विशेषण से, विशेष विशेषण कहलाता है। जैसे काला घोड़ा, जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा दौड़ा, तक घोड़ा क्या हो गया? विशेष हो गया, और काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेषण देखिए, विशेष हमेशा संज्ञा सर्वनाम की होती है। तो संज्ञा, जैसे घोड़ा एक प्रकार का संज्ञा आता है, तो संज्ञा हो गया विशेष। अब विशेषण जो है से संज्ञा से पहले आ रहा है, अर्थात इसको हम लोग कहेंगे कि विशेषण जो है से विशेष से पहले आ रहा है। तो विशेषण जब विशेष से पहले आए तो इसे विशेष विशेषण कहना होगा। देखिए आ रहा है पहले कौन? विशेषण आ रहा है। किससे पहले आ रहा है? तो विशेष से। तो इसको विशेषण विशेष न कह के
विशेष विशेषण कहा जाएगा। नाम उल्टी पड़ रहा है, काम उल्टी है, नाम उल्टी है। विशेष विशेषण में विशेषण आगे आता है विशेष से, इसको सीधा इस तरह से आप याद रखिएगा। विशेष विशेषण में क्या होगा, तो विशेष क्या होगा, ये पीछे पहले आ जाएगा, विशेषण से पहले। विशेषण जो है, विशेषण जब विशेष से पहले आए तो उसे उधे विशेषण कहा जाता है। इसी तरह यह जगह सुनी जान पड़ती है, तो इसमें जो है कि विशेष जो है कि जगह, अब विशेषण हो गया सुनी, तो एक नाम में देखिए कि कौन पहले आ गया, तो विशेष पहले आ गया, विशेषण बाद में आ गया। तो जब विशेषण बाद में आए तो वहाँ पे विधेय विशेषण होगा। जब विशेषण पहले आए तो विशेष विशेषण होगा, और जब बाद में आए तो विधेय विशेषण होगा। विशेषण पर ही डिपेंड है, विशेष और विशेषण का ही मामला याद रखिएगा। जब विशेषण पहले आए तो विशेष विशेषण होगा, अगर विशेषण बाद में आए तो विधेय विशेषण होगा। अब जैसे देखिए विशेषण की अवस्था, तो विशेषण की 3 अवस्था होती है। विशेषण की कितनी अवस्था होती है, विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे उच्च मूलावस्था हो गया, उच्चतर उत्तरावस्था हो गया, उच्चतम हो गया उत्तमावस्था। जिसका सिंपल सी देखिए, विशेषण के तीनों भेद होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तीनों को याद रखने के लिए सिंपल सा ट्रिक है। अगर लास्ट में तम लगल रहे तो वह उत्तमावस्था होगा, तर लगल रहे तो उत्तरावस्था होगा, और कुछ ना लगा रहे तो वह मूलावस्था होगा। इसी तरह अधिक है जो कि मूल अवस्था है यानी मूलावस्था, अधिक तर यानी तर लगा हुआ है तो यह उत्तरावस्था, अधिक तम तम लगा हुआ है तो यह उत्तमावस्था होगा। अब आइए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया किसको कहते हैं, तो क्रिया का सीधा अर्थ होता है जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए वह क्रिया होता है। जिस शब्द से किसी वस्तु माने किसी काम का होना समझा जाए, किसी काम का होना समझा जाए वह क्रिया कहलाता है। जैसे रश्मि दौड़ना पसंद करती है, तो इसमें दौड़ना देखिए हमेशा ना लगल रहेगा, ना जोड़ करके देखिए, दौड़ना, हंसना, रोना, पढ़ना, खेलना, ये सभी जो कि क्रिया होती है। इस तरह से आप क्रिया को आसानी से याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है धातु। धातु किसे कहते हैं, जैसे देखिए जिस मूल शब्द से क्रिया बनता होता है तो वह मूल शब्द जो होता है ना, से मूल शब्द को धातु कहा जाता है। मूल शब्द को ही हम लोग धातु कहते हैं। जैसे देखिए दौड़ना, तो दौड़ना में हम लोग ना हटा देंगे यानी दौड़, तो दौड़ हो गया से मूल क्रिया हो गया। जैसे क्रिया हो गया दौड़ना, तो इसमें धातु जो हो गया से दौड़ हो गया धातु। इसी तरह जाना में जा हो गया से धातु हो गया, और जाना हो गया से क्रिया हो गया। इसी तरह खाना जो क्रिया बाकी खा है से धातु है। नेक्स्ट है धातु के भेद। धातु के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, मूल धातु, यौगिक धातु। धातु के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। धातु तो आप लोग सबसे पहले समझे, देखिए क्रिया क्या होता है, तो किसी जब जिससे किसी काम का होना समझा जाए, हंसना, रोना, गाना, खेलना, ये सभी क्रिया है। अब धातु का है तो इसमें ना को हटा दीजिए, जैसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे इसमें हो गया मूल रूप, जैसे खाना में तक खा हो गया धातु, इसी तरह रोना में रो हो गया धातु, खेलना में खेल हो गया धातु। अब जैसे धातु के 2 भेद होते हैं, मूल धातु व यौगिक धातु। मूल धातु जो होता है स्वतंत्र होती है, जैसे पट। धातु के भी 2 भेद होती है, याद रखिएगा, पट, लिख, जा, ये सब स्वतंत्र होती है, इसे मूल धातु कहते हैं। यौगिक धातु, यौगिक का मतलब ही हुआ है कि मिलकर बनना। यौगिक धातु का मतलब ही है, अर्थ ही यौगिक से ही है मिलकर बनना, यानी प्रत्यय का योग से बनती है, यानी चलना से चला, जो कि चलना है, चलना से चला जो बन गया, यह यौगिक धातु का उदाहरण है। अब आइए यौगिक क्रिया के कुछ भाग को देखेंगे। यौगिक क्रिया के भेद होता है, तो जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें धातु होता है, प्रेरणार्थक क्रिया धातु, यौगिक क्रिया धातु और नाम धातु 3 प्रकार के होते हैं। धातु 2 प्रकार के होता है, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु में जानवे करते हैं, जैसे खाना में खा हो गया मूल धातु। यौगिक धातु जो 2 क्रिया जो प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, जैसे चलना, चलना से जो कि चला, यौगिक क्रिया हो गया। यौगिक क्रिया का मुख्यतः 3 भेद होता है, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया
यौगिक धातु के 3 भेद होते हैं। यौगिक धातु के प्रेरणार्थक क्रिया धातु, यौगिक क्रिया धातु और नाम धातु। प्रेरणार्थक क्रिया धातु जो होता है ऐसे, जैसे उठवाना, सुनवाना, सुलाना, जैसे आना, लाना, जोड़ना। जो धातु में अगर आना, वाना, जाना ये सभी जो लगल रहे प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ ही होता है, इसमें जैसे देखिए क्या होता है, क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे से करता है। जैसे कर्ता खुद काम नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, जैसे पढ़वाना, लिखवाना, खिलवाना, ये सभी जो कि प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह दूसरा है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होती है? तो यौगिक क्रिया में होती है 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से प्रत्यय लगाने से बना होता है। जैसे चलना से चलाना। देखिए अभी आप लोग देखिए कि प्रेरणार्थक क्रिया अपने से काम नहीं कर रहा, दूसरा से करवा रहा है। पढ़वाना, लिखवाना ये सब प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। यौगिक क्रिया हुआ 2 या 2 से अधिक धातु के संयोग से बना होता है। जैसे एक में हो गया कि चलना, चलाना। इसी तरह रोना, धोना, चल देना, यानी एक साथ 2 काम हो रहा है, 2 वो क्रिया हो रहा है। चल देना और रोना, धोना, चलना, चलाना ये सब यौगिक क्रिया हुआ। इसी तरह नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होता है? तो जो धातु संज्ञा या विशेषण से बने, जो धातु संज्ञा विशेषण से बना होता है वह नाम धातु क्रिया कहलाता है। जैसे नाम एक प्रकार की ही संज्ञा के अंतर्गत आती है, तो जो संज्ञा विशेषण से बने वह नाम धातु क्रिया होती है। ध्यान रखिएगा। जैसे हाथ हो गया तो संज्ञा हो गया हाथ, तो हाथ से हथियाना नाम धातु क्रिया हुआ। इसी तरह गर्म, ठंडा ये सभी क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो गर्म से गरमाना, तो गरमाना जो कि एक प्रकार का नाम धातु क्रिया हुआ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन उतारें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आइए क्रिया के भेद को देखेंगे। तो क्रिया के भेद होता है सक्रामक क्रिया, अकर्मक। सक्रामक क्रिया, अकर्मक। सकर्मक माने जिसमें कर्म हो, अकर्मक माने जिसमें कर्म न हो, यानी कर्ता पर पड़े। सकर्मक का ही भेद होता है द्विकर्मक और संयुक्त। सकर्मक जैसे सीता आम खाती है, तो सीता क्या खाती है? तो आम खाती है, इसमें कर्म है। तो सकर्मक, सकर्मक यानी कर्म सहित। अकर्मक कर्म ना हो। रीता खाती है, रीता खाती है तो यह अकर्मक हुआ। बाकी यही अगर है कि रीता आम खाती है तो यह सकर्मक हो जाएगा। सकर्मक के 2 भेद होते हैं, द्विकर्मक और संयुक्त। यहाँ पे द्विकर्मक का उदाहरण देखिए। श्वेता ने रीना को बांसुरी दी, यह जो कि द्विकर्मक का उदाहरण है। किसको? तो रीमा को बांसुरी दी। इसमें 2 कर्म के हो रही है, इसे यहाँ द्विकर्मक हुआ। अब आइए नेक्स्ट इसमें कुछ और चर्चा करेंगे। जैसे इसमें देखिए कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो वह सकर्मक होगा, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े वह अकर्मक होगा। जिसे इसमें देखिए क्या होता है कि सकर्मक होता है कि अगर प्रश्न पूछने पर अगर हम लोग क्या लगाएं, क्या लगाकर अगर प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर अगर मिलता है तो सकर्मक होगा। अगर क्या लगाकर प्रश्न पूछें और उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक होगा। इसी तरह जिस वाक्य में 2 क्रिया हो वह द्विकर्मक कहलाता है, जिसमें 2 क्रिया हो वह द्विकर्मक होगा। इसी तरह अब नेक्स्ट है कुछ अकर्मक या सकर्मक क्रिया भी ऐसी होती है जो पूरा अर्थ न दे। उस अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें पूरक शब्द कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आया है पूरक। पूरक क्या होता है? तो पूरक होता है, पूरक के अर्थ से ही होता है कि पूरा करने वाला। पूरा का अर्थ का मतलब ही है कि पूरक शब्द किसको कहते हैं? जो पूरा करने वाला शब्द हो उसको पूरक शब्द कहेंगे। जैसे इसमें देखिए सीधे कह रहा है कि कुछ सकर्मक या अकर्मक क्रिया की ऐसी, कुछ सकर्मक और अकर्मक क्रिया भी ऐसी होती है जो पूरा अर्थ न दे। कोई कोई होता है कि पूरा अर्थ ही नहीं देता है, पूरा अर्थ नहीं देगा तो उसको पूरा करने के लिए तो कुछ ना कुछ शब्द का जरूरी पड़ेगा। तो जो पूरा करने के लिए जो शब्द की आवश्यकता पड़ती है जिससे वह अर्थ पूरा हो जाए वही पूरक शब्द कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा।
अब आइए व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया। व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया क्या होती है? तो मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, यह जो कि व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के भेद हैं। जो क्रिया दूसरे शब्दों से न बनी हो वह मूल क्रिया होती है। मूल क्रिया जो किसी दूसरे शब्दों से न बनी होती है वह मूल क्रिया होती है। अगर धातु का है तो क्रिया में जो क्रिया जो बनती होती है जिसमें से प्रत्यय को हटा दिया, जैसे खाना में ना को हटा दिया तो खा जो यानी खा से बनता है, खा जो है मूल धातु हुआ। धातु और क्रिया में आप लोग अंतर समझ में किए। धातु से मिलकर क्रिया का निर्माण होता है। अगर क्रिया में ना को हटा देंगे तो वह मूल धातु होगा। और मूल क्रिया होता है जो किसी दूसरे क्रिया से मिलकर नहीं बनी होती है वह मूल क्रिया होती है। इसी तरह नेक्स्ट है मुख्य क्रिया के साथ जो क्रिया आए। मुख्य क्रिया के साथ जो क्रिया आती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे था, है, हूँ, ये सभी जो आती है यह सहायक क्रिया कहलाता है। जैसे राम आम खाता है तो है आया, उसमें यह सहायक क्रिया होता है, था, हूँ, ये सभी आया, यह सहायक क्रिया होता है। जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरे क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए पूर्वकालिक क्रिया, इसमें ही अर्थ, इसका आंसर इसी में मिल जा रहा है। जैसे पूर्वकालिक क्रिया, इसमें कह रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरे क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया। अगर कोई काम हो रहा है उससे पहले ही ये काम होने के बारे में डिनोट कर रहा है तो वह पूर्वकालिक क्रिया होगा। जिसे इसमें उदाहरण के रूप में दिखा रहा है, उदाहरण में कि सुकन्या पढ़ कर सोती है, तो पहले वो काम कर लेती है, क्या करती है, पढ़ लेती है, उसके बाद सोती है, तो यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हुआ। पूर्वकालिक क्रिया जब दो क्रिया में एक क्रिया सिद्ध होने से पूर्व दूसरी क्रिया होना समझा जाए, यानी एक क्रिया काम होने से पहले दूसरी क्रिया होना समझा जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया होगा। जो क्रिया दूसरे शब्दों से न बनी हो मूल क्रिया यानी मुख्य क्रिया कहा जाता है। मुख्य क्रिया के साथ जो क्रिया आए उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया में जैसे खाना पीना सोना या मुख्य क्रिया हुआ, था, है, हूँ सहायक क्रिया हुआ। और जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरे क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया हुआ। पूर्वकालिक क्रिया में एक काम सिद्ध हुआ उससे पहले दूसरा क्रिया हुआ। जैसे सुकन्या पढ़कर सोती है, तो सोने का जब सोती है तो उससे पहले कौन काम कर लेती है, तो पढ़ लेने काम करती है, तो इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया हुआ। यानी एक क्रिया संपन्न हो गया तब उसके बाद दूसरा क्रिया हो रहा है, तो यह पूर्वकालिक क्रिया हुआ। अब आइए, क्रिया के तीन अवस्था होती है। क्रिया की कितनी अवस्था होती है? तीन अवस्था। तो तीनों अवस्था को हम लोग देखेंगे। क्रिया की तीन अवस्था कौन कौन होती है? तो सामान्य अवस्था, विधि अवस्था और संभाव्य अवस्था। क्रिया की कुल तीन अवस्था होती है, सामान्य अवस्था, विधि अवस्था और संभाव्य अवस्था। विधि अवस्था के दो भेद होते हैं, परोक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि। परोक्ष विधि माने भविष्य काल, और प्रत्यक्ष विधि माने वर्तमान काल। प्रत्यक्ष माने वर्तमान होता है, परोक्ष माने भविष्य होता है। इसलिए विधि अवस्था के दो टाइप होता है, परोक्ष विधि यानी भविष्य काल और प्रत्यक्ष विधि वर्तमान काल। जिस क्रिया में विधान निश्चित हो सामान्य अवस्था कहलाता है। सामान्य अवस्था किसको कहेंगे? जिस क्रिया में विधान जो होता है निश्चित होता है। जैसे अजय आया, राधा खेल रही है। जैसे राधा खेल रही है तो इसमें विधान तो निश्चित है कि हाँ खेल रही है। अजय आया, इसमें भी तो निश्चित है कि हाँ आया है। तो यह जो कि समान अवस्था की बात हो रही है, यह समान अवस्था के अंतर्गत आती है। इसी तरह अगर जिस क्रिया में प्रार्थना या प्रश्न आदि का भाव प्रकट हो, प्रार्थना का भाव प्रकट हो या प्रश्न का भाव प्रकट हो, तो वह विधि अवस्था कहलाती है। विधि अवस्था में प्रश्न और प्रार्थना की भाव प्रकट होती है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हम यहाँ खेलें, हम यहाँ खेलें, इसमें क्या है? इसमें प्रश्नवाचक का बोध हो रहा है। हम यहाँ खेलें, यह जो कि प्रत्यक्ष विधि है। विधि अवस्था दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष विधि होती है और एक परोक्ष विधि होती है। परोक्ष विधि में होता है प्रार्थना की जाती है, और प्रत्यक्ष विधि में देखिए, परोक्ष विधि में भविष्य की बात होती है, प्रत्यक्ष विधि में वर्तमान की बात होती है। आप मुझे पुस्तक दीजिएगा, यह जो कि भविष्य का बात हो रहा है, दीजिएगा, यह परोक्ष विधि है। नेक्स्ट है, जिस क्रिया से अनुमान, इच्छा, संदेह आदि का बोध हो। जिस क्रिया से अनुमान, इच्छा और संदेह ये सभी का बोध हो वह संभाव्य अवस्था कहलाती है। संभाव्य अवस्था क्या होता है?
जिसमें अनुमान, इच्छा और संदेह का बोध हो। जैसे एग्जाम्पल होगा कि शायद वह कानपुर में मिल जाए। तो यह जो कि है शायद, इसमें संभावना की बात कर रहा है, इसमें अनुमान की बात कर रहा है। शायद वह कानपुर में मिल जाए, तो यह संभाव्य अवस्था हुआ। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सारी जो कि है कि क्रिया की अवस्था के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं। क्रिया की 3 अवस्था: सामान्य अवस्था, विधि अवस्था, संभाव्य अवस्था। सामान्य अवस्था और संभाव्य अवस्था और विधि अवस्था। विधि अवस्था 2 प्रकार की: परोक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में वर्तमान की बात की जाती है और परोक्ष विधि में भविष्य काल की बात की जाती है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग अविकारी शब्द के बारे में देखेंगे। अविकारी शब्द या अवयव, अविकारी शब्द को ही अवयव कहा जाता है। अविकारी शब्द और अवयव यह 4 प्रकार के होते हैं। अवयव कितने प्रकार के होते हैं? तो अवयव जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला होता है क्रिया विशेषण अवयव। क्रिया विशेषण अवयव क्या होता है? ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण अवयव कहलाता है। क्रिया विशेषण के 4 अवयव होते हैं। पहला हुआ, इसमें देखिए रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण यानी मात्रावाचक क्रिया विशेषण और काल यानी समयवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 अवयव होते हैं: रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। देखिए ये सभी को पहचानने का एक शॉर्टकट ट्रिक जो कि जनरली यूज होता है। जैसे अगर पहचानना हो कि समय यानी कालवाचक क्रिया विशेषण कौन है, समय यानी कालवाचक क्रिया अवयव कौन है, तो जिसमें अगर कब की भाव जगे, कब की भाव प्रकट हो तो वह काल यानी समयवाचक के अंतर्गत आती है। अगर कितना का भाव उत्पन्न हो तो वह परिमाण यानी मात्रावाचक के अंतर्गत आती है। अगर कहाँ का भाव उत्पन्न हो तो वह स्थानवाचक, और यदि काम करने की तरीका यानी जैसे कैसे, कैसे का बोध हो तो रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा। कैसे रहे तो रीतिवाचक, कहाँ रहे तो स्थानवाचक, कितना का भाव हो तो मात्रावाचक, और कब का भाव उत्पन्न हो तो यह समय यानी कालवाचक के अंतर्गत आएगा। जिस वाक्यों में कहाँ का भाव निकले वह स्थानवाचक होता है। कहाँ का, जब भी कहाँ की बात हो यानी कहाँ की भाव उत्पन्न हो तब वह स्थान की बात करता है। जैसे अब जिसे देखिए हम लोग एग्जाम्पल, सभी का एग्जाम्पल बारी बारी से देखेंगे। जैसे रमेश बहुत पढ़ता है, तो किस वाक्य के अंतर्गत आएगा? तो यह जो कि मात्रावाचक के अंतर्गत आता है आएगा। रमेश कितना पढ़ता है, इसको में देखिए कितना सब जोड़ करके देखिए, तो रमेश कितना पढ़ता है तो रमेश बहुत पढ़ता है, तो यह जो कि मात्रावाचक के अंतर्गत आएगा। वह धीरे बोलता है। अगर आपको कोई भी एक वाक्य दिया हुआ हो तो उसमें कितना, कब, कहाँ और कैसे यही जोड़ करके आप देखिएगा, इससे आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर कितना से उसका जवाब मिल जाता है तो मात्रावाचक का उदाहरण होगा। अगर कैसे से पता चले तो रीतिवाचक, कहाँ से पता चले तो स्थानवाचक, और कब शब्द का प्रयोग करने से अगर उसका वाक्य का सही अर्थ मिल जाए तो वह कालवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे देखें कि रमेश बहुत पढ़ता है, तो इसमें कितना का प्रयोग करके देखिए, कितना का प्रयोग करने से इसका आंसर मिल रहा है यानी बहुत। कितना तो बहुत, यानी रमेश बहुत पढ़ता है तो यह मात्रावाचक हुआ। इसी तरह वह धीरे चलता है तो वह कितना का प्रयोग करेंगे तो नहीं, वह कितना चलता है ये नहीं। वह कैसे, वह धीरे बोलता है तो वह धीरे बोलता है, तो वह कैसे बोलता है तो धीरे बोलता है, यानी रीतिवाचक का उदाहरण हुआ। और इसी तरह वह अंदर चले गए, बच्चे अंदर चले गए, तब बच्चे अंदर चले गए, तब बच्चे कहाँ चले गए, अंदर चले गए, यानी कहाँ बोलने से इसका भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए स्थानवाचक हुआ। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, यह कालवाचक के अंतर्गत हुआ। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, वह कब व्यायाम करता, वह व्यायाम कब करता है, प्रतिदिन करता है। कब यानी कब से इसका भाव उत्पन्न हो रहा है, वह प्रतिदिन, कब, प्रतिदिन, तो यह जो कि कालवाचक का उदाहरण हुआ। ध्यान रखिएगा, रीतवाच में कैसे, मात्रावाच में कितना, स्थानवाच में कहाँ और कालवाच में कब सवाल पूछने से इसका आंसर का पता चलता है। अब नेक्स्ट है संबंध बोधक अवयव। पहला हम लोग पढ़ें क्रिया विशेषण अवयव
अब आइए संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में होता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल हुआ, कौरव सेना समेत मारे गए, तो इसमें समेत जो हुआ यह संबंध बोधक हुआ। संबंध बोधक को इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आता है, संज्ञा सर्वनाम के बाद आता है और उस संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है, यानी वाक्य का जो दूसरा शब्द हुआ उससे उसका संबंध दिखाता है संज्ञा सर्वनाम से। जैसे कौरव की सेना, तो यह जो कि संज्ञा है, तो इसमें मारे गए हैं, तो समेत, समेत जो है कि संबंध को दर्शा रहा है। तो कौरव सेना समेत मारे, कौरव मारा गया और उसका सेना भी मारा गया, तो इसमें समेत जो बात कर रहा है तो यह संबंध बोधक का बात कर रहा है। इसी तरह यह जो कि क्या है, यह जो है सर्वनाम हुआ, यह चोरी कुछ दिन पहले हुई है, यह चोरी कुछ दिन पहले हुई, तो यह देखिए कि यह है जो कि सर्वनाम है और चोरी की बात की जा रही है, तो चोरी क्या है, तो कुछ दिन पहले की बात हो रही है, तो इसमें जो कि कुछ दिन हुआ जो कि संबंध बोधक हुआ। अब इसी तरह है राम के आगे राधा खड़ी है, तो इसमें आगे है जो कि संबंध बोधक के अंतर्गत आएगा। जैसे राम है तो यह संज्ञा है, तो राम के आगे, आगे जो है संबंध को बता रहा है, आगे पीछे ये सब जो कि संबंध को बताता है। तो राम के आगे जो कि राधा खड़ी है, तो इसमें दूसरे वाक्य, यह जो कि है कि वाक्य के दूसरे वाक्य जो होता है ना, है शब्द के दूसरे वाक्य जो हुआ, इसे संबंध को दर्शा रहा है कि राम जो है ना से आगे खड़ा है, किसको, तो राधा से आगे खड़ा है, तो यह संबंध बोधक हुआ। अब है मोहन के बिना मैं नहीं जाऊंगा, तो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हम जो है ना से मोहन के बिना नहीं जाएंगे, मोहन के बिना मैं नहीं जाऊंगा, तो इसमें के बिना हुआ से संबंध बता रहा है। मोहन जो है ना से कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ कि मोहन के बिना नहीं जाऊंगा, तो संज्ञा के बाद तो आ रहा है, मोहन जो हुआ संज्ञा हुआ, और के बिना हो यही संबंध को बता रहा है, तो संबंध बोधक हुआ। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, संबंध बोधक हुआ। संबंध बोधक जो होता है, जो शब्द जो होता है संज्ञा सर्वनाम, कोई भी शब्द है संज्ञा सर्वनाम के बाद आता है, ठीक है, और आने के बाद असंज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाता है। एक तो है संज्ञा सर्वनाम के बाद आता है, अब वाक्य के जो दूसरे शब्द उससे इसका संबंध को दर्शाता है, यही संबंध बोधक है। अब आइए नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। समुच्चय बोधक होता है दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाला समुच्चय बोधक कहलाते हैं। दो वाक्य जो होता है उसको परस्पर जोड़ता है। संबंध बोध में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम के बाद जो वाक्य आता है उसको जोड़ता है। इसमें समुच्चय बोधक में दो वाक्य को जोड़ता है। यह दो प्रकार का होता है। समुच्चय बोधक जो होता है दो प्रकार के होता है, संयोजक और वियोजक होता है। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होता है, संयोजक समुच्चय बोधक और वियोजक समुच्चय बोधक। संयोजक समुच्चय बोधक में किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ा जाता है और वियोजक समुच्चय बोधक में किन्हीं दो वाक्यों को तोड़ा जाता है। इसमें दो वाक्य को तोड़ा जाता है। समुच्चय संयोज है, संयोजक में जोड़ा जाता है और वियोजक में तोड़ा जाता है। आइए समुच्चय बोधक के कुछ उदाहरण को देखेंगे। जैसे है हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, तो इसमें और है जो कि समुच्चय बोधक का उदाहरण है। इसी तरह तुम बहुत मेहनती थे लेकिन तुम सफल न हो सके, इसमें दो वाक्य है, दोनों वाक्य लेकिन के द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो यह समुच्चय बोधक हुआ। समुच्चय बोधक में दो वाक्य को जोड़ा जाता है और संबंध बोधक में संज्ञा सर्वनाम के बाद एक वाक्य को उससे जोड़ा जाता है। संज्ञा सर्वनाम से उसके बाद वाले वाक्य को जोड़ा जाता है, उसमें संबंध बोधक कहलाता है। और समुच्चय बोधक में दो वाक्य को परस्पर जोड़ा जाता है या तोड़ा जाता है। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक, नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय को इंग्लिश में कहा जाता है इंटरजेक्शन। अब जैसे देखिए कि हर्ष, शोक, विस्मय आदि का भाव, हर्ष, शोक, विस्मय, ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आती है। हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव को जो प्रकट करता है वह विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है। जैसे वाह क्या छक्का मारा है, तो इसमें हर्ष की बात हो रहा है, वाह क्या छक्का मारा है, तो हर्ष की भावना उत्पन्न हो रही है, तो यह विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण हुआ। इसी तरह ओहो
आहा मजा आ गया, आहा आहा मजा आ गया, जो कि हर्ष हर्ष का भावना उत्पन्न हो रहा है। इसमें आदिबोधक का उदाहरण हुआ। इसी तरह हाय यह क्या हो गया, इसमें विषाद का बात कर रहा है, यह भी विस्मय आदिबोधक का उदाहरण हुआ है। अब आइए निपात की चर्चा करते हैं। निपात क्या है? निपात वाक्य में किसी शब्द के बाद जो अवयव लगकर एक विशेष बल दे, निपात कहलाता है। निपात क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा। वाक्य में किसी शब्द के बाद जो अवयव लगकर एक विशेष बल दे, निपात कहलाता है। इस बात को एक मूर्ख भी जान जाता है, राम ने ही मारा है। जैसे देखिए, इसमें एक विशेष वाक्य पर बल दिया जाता है। वाक्य में किसी शब्द के बाद या किसी शब्द के बाद आता है और अवयव में जो होता है से अवयव में लगकर एक विशेष बल देता है। निपात का मतलब बल देना। जैसे इस बात को एक मूर्ख भी जानता है, तो इसमें भी है जो कि निपात हुआ। मूर्ख भी जानता है यानी बल दे रहा है। राम ने ही मारा है, यानी राम तो मारा ही है, बाकी उसमें बल देकर कह रहा है कि राम ने ही मारा है, यानी इसमें बल दे रहा है ही, जो कि निपात हुआ। अब आइए लिंग देखेंगे। लिंग क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है पहचान। लिंग का अर्थ क्या होता है? पहचान होता है। लिंग के भेद, हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। स्त्री वर्ग का बोध कराता है उसको स्त्रीलिंग कहा जाता है, और पुरुष वर्ग का जो बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग को यानी लिंग को पहचानने का कुछ ट्रिक है। जैसे अच्छा अच्छी, मेरा मेरी, उस शब्द के पहले लगाकर प्रयोग करें। अच्छा अच्छी प्रयोग कीजिए या फिर मेरा मेरी शब्द का प्रयोग करके आप लिंग को लगभग पहचान सकते हैं। यह लिंग को पहचानने का तरीका हुआ। अपवाद, जैसे सिंधु ब्रह्मपुत्र और सोन नदी, जो कि पुल्लिंग है। सिंधु ब्रह्मपुत्र और सोन नदी पुल्लिंग है, यह अपवाद में आता है। सभी नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी सिंधु ब्रह्मपुत्र और सोन, ये तीन नदी जो है से पुल्लिंग है। अब जैसे देखिए दो लिंग का प्रयोग। अब कुछ कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसमें दोनों लिंग होते हैं, जैसे दोनों लिंग में प्रयोग होता है। जैसे देश, मित्र, प्रधानमंत्री, शत्रु, कपड़ा, पानी, आत्मा। पानी, आत्मा, कपड़ा, देश, मित्र, प्रधानमंत्री, शत्रु, ये सभी है जो कि दोनों लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, दोनों लिंग के अंतर्गत देश, मित्र, प्रधानमंत्री, शत्रु, कपड़ा, पानी, आत्मा, ये सब दोनों लिंग के अंतर्गत आते हैं। आइए कुछ पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखेंगे। जैसे कवि, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। विद्वान का विदुषी होता है। नेता का नेत्री स्त्रीलिंग होता है। इसी तरह महान का स्त्रीलिंग जो होता है महती होता है। साधु का साध्वी, लेखक के लेखिका होता है। अब आइए वचन को देखेंगे। वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। वचन को नंबर कहा जाता है। वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन यानी लड़का, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब एक से अधिक होता है। जैसे लड़का कहने से एक लड़का का बोध होता है और लड़की कहने से बहुत लड़का का बोध होता है। आप देखिए कुछ शब्द जो होता है सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, कुछ जो शब्द होता है हमेशा बहुवचन में। जैसे आंसू, केश, समाचार, प्रजा, रोम, होश, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग, ये सारा जो है हमेशा बहुवचन में होता है। अब जैसे देखिए आंसू, तो आंसू जो होता है बहुत सारा, जब आंसू गिर रहा है तो आपका एक बूंद गिरा, चाहे दो बूंद, चाहे चार बूंद गिरा, इसको आंसू ही कहा जाता है। तो हमेशा आंसू जो है से बहुवचन है, बहुत सारा आंसू, इसको आंसू ही कहा जाता है। अब जैसे देखिए केस, केस बहुवचन तो आपको याद रख सकते हैं। जैसे माथा में आपका केस हुआ, तो इसमें थोड़े नहीं केसें कहते हैं, केस, सारा बाल को ही केस कहा जाता है, तो केस हो गया। समाचार, समाचार देखिए आप पता चला कि आज ये खबर है, ये खबर है, जितना भी खबर होता है सारा को सामूहिक रूप से समाचार ही कहा जाता है। तो यह समाचार से ही बोध हो जा रहा है बहुत सारे को, यानी हमेशा बहुवचन में होता है। इसी तरह प्रजा, प्रजा का अर्थ ही होता है एक राजा के अंतर्गत जितने भी उसका सेवक आता है वो सारे प्रजा होते हैं। तो प्रजा का अर्थ ही है बहुत सारे लोग, तो यह प्रजा हो गया, सब बहुवचन के अंतर्गत आती है। इसी तरह रोम, शरीर में आपका रोम कहने से एक रोमा का थोड़ा ना बोध हुआ, बहुत सारा रोमा का बोध हो गया, तो रोम भी वैसे बहुवचन हुआ। होश, होश जैसे अगर कहेगा होश उड़ गया, तो ये होश में
मिजाज होश में आ जाएगा, ये सारा वर्ड जो होता है। तो होश जो होता है ना, है से होशे कभी नहीं होता है, होश होता है। तो होश जो है हमेशा बहुवचन में होता है। इसी तरह प्राण, प्राण भी बहुवचन में होता है। अब 10 आदमी का प्राण निकला तो प्राणे थोड़े ना कहिएगा, प्राण ही कहिएगा ना। तो इसलिए प्राण हमेशा बहुवचन होता है। दर्शन, आप मंदिर गए तो मंदिर में एक साथ है तो बहुत भीड़ रहता है, तो दर्शन के लिए बहुत लोग जाते हैं, तो इसलिए दर्शन भी बहुवचन में, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसी तरह हस्ताक्षर, हस्ताक्षर अब जैसे देखिए हस्ताक्षर भी बहुवचन के अंतर्गत आता है। हस्ताक्षर अब जैसे देखिए अगर आप अगर कोई आवेदन लिखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग के हस्ताक्षर की जरूरी पड़ता है, तो उसमें आप हस्ताक्षर थोड़े ना कहते हैं कि इस पे 50 आदमी का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो इसमें हस्ताक्षर जो है से यह खुद बहुवचन के अंतर्गत आती है। इसी तरह लोग कहने से बहुत सारे लोग का बोध हो जा रहा है, तो लोग ही खुद है हमेशा बहुवचन में होता है, सब एक वचन में नहीं होता है। हस्ताक्षर बहुवचन, हमेशा बहुवचन, तो इसको ध्यान रखिएगा। आंसू, केस, समाचार, प्रजा, रोम, होश, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग, ये हमेशा बहुवचन होता है। अब देखिए कुछ शब्द जो होता है हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। कुछ शब्द जो होता है वो हमेशा एक वचन में, जैसे जनता हमेशा एक वचन, माल हमेशा एक वचन, सोना हमेशा एक वचन, घृणा, प्यार, ये सभी जो होता है हमेशा एक वचन में होता है। नोट देखिएगा, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक एक वचन में रहते हैं। जिसे व्यक्तिवाचक जो हो गया तो व्यक्तिवाचक मतलब ही यानी एक व्यक्ति का, तो ये हमेशा एक वचन में हुआ। द्रव्यवाचक और भाववाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक हमेशा एक वचन में ही होते हैं। अब व्यक्तिवाचक में राम, श्याम, मोहन, इसमें नाम आ गया तो हमेशा एक वचन में हो गया। अब जैसे द्रव्यवाचक में जैसे घी, दही, तेल, ये दूध, ये सब होता है तो हमेशा एक वचन में होता है। इसी तरह भाववाचक में तो घृणा, प्यार, गुस्सा, ये सारा जो होता है से भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, तो ये सारे एक वचन में आता है। जनता, जनता भी एक वचन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आदर सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जब किसी को आप आदर कीजिएगा, आदर और सम्मान दीजिएगा, तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहा है नहीं कर सकते हैं, आप आदर दिखा रहे हैं, पिताजी जी करके आप आदर दे रहे हैं ना, तो पिताजी आ रहे हैं होगा। इसी तरह तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, तुलसी जी को हम लोग आदर और सम्मान कर रहे हैं, इसलिए तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, तुलसीदास श्रेष्ठ कवि थे, इस तरह से होगा। अब जैसे देखिए अनेक सही होता है, अनेकों कभी भी नहीं होता है, अनेक लिखाता है, अनेक का अनेकों नहीं, यह स्वयं बहुवचन। अनेक जो होता है से बहुवचन है, अनेकों नहीं कर सकते हैं। अनेक का मतलब ही बहुत सारे लोग का बोध होता है, इसलिए अनेक होता है बहुवचन। इसी तरह अगर आपको एग्जाम्पल पूछे कि बाग में अनेक वृक्ष थे, वृक्ष था नहीं कर सकते, क्या कि अनेक के मतलब ही बहुत सारे हुआ था। बाग में अनेक वृक्ष थे होगा, वहाँ अनेक लोग हैं, अनेक के जगह पर अनेकों नहीं कर सकते हैं। अब आइए कारक को देखते हैं। कारक मतलब कारक यानी विभक्ति, कारक को विभक्ति कहा जाता है। जो शब्द कर्ता, क्रिया, कर्म से संबंध जोड़ते हैं उसे कारक कहते हैं। जो शब्द कर्ता, क्रिया और कर्म से संबंध जोड़ता है कारक कहलाता है। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कुल 8 भेद होते हैं, इसको ध्यान रखिए। कारक और उसके चिन्ह को याद रखिएगा। तो कर्ता, कर्ता का चिन्ह होता है ने, इसको याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, करण के जगह पर से या के द्वारा का शब्द का भी प्रयोग होता है। संप्रदान के लिए या संप्रदान को, यहाँ पर देखिएगा कर्म के जगह पर भी को का प्रयोग है और संप्रदान के जगह पर भी को का प्रयोग होता है कभी कभी, तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज होएगा। तो जहाँ भी को हो तो संप्रदान और कर्म कारक दोनों पर ध्यान रखिएगा। संप्रदान कारक में जब कोई भी वस्तु किसी को प्रदान की जाती है तो सदा के लिए दान स्वरूप जब दे दी जाती है तो उसमें संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो संप्रदान कारक में के लिए या को शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह करण में से जो आया या क्या द्वारा, यह करण कारक का हुआ। आपादान से देखिए यहाँ पर भी से आया, को 2 जगह तक कर्म और संप्रदान के जगह पर को आया। संप्रदान में अभी आप लोग देखें कि जो वस्तु सदा के लिए किसी को दान स्वरूप, जैसे राजा प्रजा को वस्त्र देता है, जैसे राजा गरीब को वस्त्र देता है, इस तरह से रहे तो सदा के लिए दिया जाता है, तो यह संप्रदान कारक का उदाहरण हुआ। आपादान में भी से होता है, बाकी आपादान में अलग होने की यानी अलगाव का बोध होता है। जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी तो इसमें दोनों अलग हो रहा है, तो इसमें भी अलगाव का बोध होता है।
तो आपादान में अलगाव का बोध होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। करण के मतलब ही से होता है और आपादान के मतलब इससे, बाकी आपादान का मतलब अलगाव का बोध होता है। आ से आपादान, आ से अलगाव का बोध हुआ। इसी तरह आपको संबंध, संबंध में का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये सारा शब्द का प्रयोग होगा। अधिकरण में पय, पर, अधिकरण में पय, पर, यह शब्द का प्रयोग होगा। और संबोधन में हे, अजी, अहो, अरे, ये सारा शब्द का प्रयोग होता है संबोधन में। अब आइए कर्ता, कर्ता का विराम, उसका चिन्ह क्या था? कर्ता ने, जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो, जैसे लड़की स्कूल जाती है, यह कर्ता कारक का उदाहरण है। ने चिन्ह का प्रयोग, ने चिन्ह का प्रयोग जो होता है वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्य में नहीं किया जाता है, यह केवल भूतकाल में प्रयोग होता है। ने चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्य में ही किया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा था, यह जो कि काम यह बीत गया है, तो याद रखिएगा ने शब्द का प्रयोग जो होता है ना, हमेशा भूतकाल के वाक्य में ही प्रयोग किया जाता है, वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्य में नहीं किया जाता है। लेकिन भूतकाल यदि आकर्मक क्रिया में है, भूतकाल अगर आकर्मक क्रिया में है तो वहाँ भी ने चिन्ह नहीं लगता है। ने का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्य में होता है, और अगर भूतकाल के वाक्य अकर्मक क्रिया हो तो वहाँ भी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी अर्थात इसको सिंपल से यही बात कह सकते हैं कि ने चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल में एवं केवल सकर्मक क्रिया वाले वाक्य के साथ ही, सकर्मक क्रिया वाले वाक्य के साथ ही प्रयोग होता है। ने शब्द का प्रयोग केवल और केवल भूतकाल में होगा और सकर्मक क्रिया वाले वाक्य के साथ ही प्रयोग होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, बाकी भूतकाल में, वहाँ सा भूतकाल में, बाकी यहाँ पे ने प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी यही अगर सकर्मक रहता, जैसे राम पुस्तक पढ़ा, तब राम ने पुस्तक पढ़ा, तो इस तरह से लिखा जाएगा। सकर्मक और अकर्मक की पहचान क्या लगाकर, कैसे लगाकर किया जाता है? सकर्मक और अकर्मक का पहचान जो कि कैसे लगाकर प्रयोग किया जाता है। इसी तरह कर्ता की पहचान कौन लगाकर, कौन का प्रश्न पूछने से निकाला जाता है। कौन का प्रश्न कर्ता की पहचान बताता है, और सकर्मक अकर्मक की पहचान क्या बताकर होता है। क्या लगाकर अगर प्रश्न पूछिएगा तो वह सकर्मक और अकर्मक का अर्थ देगा। अब आइए कर्म कारक। कर्म कारक होता है क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे पहचान में है कि क्या या किसको प्रश्न लगाकर निकाला जाता है। कर्म कारक की पहचान जो होती है क्या या फिर किसको लगाकर प्रश्न पूछने से निकलता है। जैसे सीमा ने तनीषा को पीटा, सीमा ने तनीषा को पीटा, तो इसमें लगाइए क्या या किसको। तो किसको लगाते हैं तो सीमा ने किसको पीटा, तो तनीषा को पीटा। तो इसमें किसको लगाने से प्रयोग पीटा, किसको पीटा, तो तनीषा को, तो तनीषा। इसमें जो कि कर्म कारक का यह उदाहरण है। कौन लगाने से कर्ता का, क्या या किसको लगाने से कर्म का, कैसे लगाने से सकर्मक और अकर्मक की पहचान की जाती है। नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक जो होता है जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। जिसके लिए कोई क्रिया की जाए संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे बच्चों को गेंद लाओ, सुरभि भाई के लिए मिठाई लाई, ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। करण कारक में होता है जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, करण कारक कहलाता है। जैसे स्नेहा लेखनी से लिखती है, तो यह करण कारक का उदाहरण हुआ। देखिए आपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम से वस्तु का अलग होना पाया जाए, जिसमें अलगाव का बोध होता है वह आपादान होता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, छत से बिल्ली कूद पड़ी, यह जो कि आपादान कारक का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट है संबंध, संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो, संबंध कारक होगा। जैसे मेरी घड़ी खो गई, तो मेरी है जो कि संबंध कारक का उदाहरण है।
नेक्स्ट है अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, अधिकरण कारक कहेगा। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो यह अधिकरण कारक का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट एवं लास्ट है संबोधन। संबोधन में होता है किसी को पुकारने का बोध हो, वह संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे प्रभु कृपा है, कृपा करो, तो यह संबोधन के उदाहरण हुआ। कर्म कारक जो होता है, कर्म कारक में होता है जैसे क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, वो कर्म कारक होता है। क्या या किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है तो वह कर्म कारक का आंसर देता है। जैसे सीमा ने तनीषा को पीटा, तो इसमें तनीषा को जो है किसको लगाकर देखे तो तनीषा को, तो इसमें तनीषा जो कि है कर्म कारक उदाहरण है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।